हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मोहम्मद शुएब स्पीक्स यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 8 लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं, इसी को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले कायद आज़म की इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि इन्हें द ग्रेट लीडर यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। अगरचे इनका अपना नाम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें द ग्रेट लीडर कायद आज़म कहा जाता है। कायद आज़म इंडिया में यंगेस्ट बैरिस्टर थे, यानी कम उम्र तरीन जो वकील थे वो थे। अब बैरिस्टर और वकील में कुछ डिफरेंस है। वकील यानी लॉयर वो होता है जिसने दुनिया में कहीं से भी लॉ की डिग्री हासिल की हो, और बैरिस्टर वो होता है जिसने यूके से लॉ की डिग्री हासिल की हो, तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। अब कायद आज़म अपनी टाइम की एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। एक उन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में एक नए मुल्क के तौर पर उभारा था, और वो उस अपने वक्त की एक पॉलिटिकल फिलासफर भी थे। वो इंतहाई संजीदा और सियासत को जानने वाली शख्सियत भी थे। अब हम इनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक़ गुजराती फैमिली से था, और जो अर्ली एजुकेशन होती है उन्होंने ये सिंध मदरसतुल इस्लाम जो था वहाँ से इन्होंने अर्ली एजुकेशन हासिल की थी, और फिर यूके चले गए थे फर्दर हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, और वहाँ से इन्होंने वकालत की डिग्री की थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनकी सर्विसेज। हम इनकी लाइफ को नहीं डिस्कस कर रहे, बल्कि हम इनकी सर्विसेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एक ग्रेजुअल और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। यानी वो पहले जो थे वो यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे थे, जो हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे कि कई मौक़े पर इन्होंने यूनाइटेड इंडिया की बात की। अब इनकी जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि कांग्रेस की 30वीं एक इजलास यानी एनुअल सेशन हो रहा होता है मुंबई में। वहाँ पर कायद आज़म इन्हें ज्वाइन कर लेता है, और इसी तरह 1906 में वो कांग्रेस की मेंबर बन जाते हैं। अब एक बात ये है कि ये कांग्रेस क्या थी, तो याद रखिए ये 1885 में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बनी थी जिसकी फाउंडर थे M.O. ह्यूम। ये एक अंग्रेज़ थे और इन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। इसकी हम डिटेल अभी नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन कायद आज़म ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। अब ये जो पार्टी थी इसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप जो था वो मॉडरेट ग्रुप था, यानी मोतदिल ग्रुप था, और जो दूसरा ग्रुप था वो एक्सट्रीम ग्रुप था। ये जो मॉडरेट ग्रुप थे ये यूनिटी की बात करते थे, और ख़ुसूसन मुस्लिम हिंदू यूनिटी। तो कायद आज़म जो थे वो इसी ग्रुप की मेंबर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था इस पर हिंदूस का गलबा था, और ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो इनकी कंट्रोल में थी, और ये चाहते थे कि इंडिया का सारा कंट्रोल हिंदूस के साथ रहे। तो कायद आज़म इस मॉडरेट ग्रुप का मेंबर थे। जब और ये ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे कि मुसलमान और हिंदू के दरमियान इत्तेहाद हो। अब कुछ टाइम बाद कायद आज़म को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर ये जो कांग्रेस है इसमें फौकियत है वो हिंदूस को दिया जा रहा है। कायद आज़म मजबूर हो गए, और कायद आज़म ने जो अपना स्टांस था, जो अपना नज़रिया था, उसे
चेंज करना शुरू किया। कायद आज़म की पॉलिटिकल कैरियर जो है उसमें एक बड़ा पॉइंट आता है द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या, तो इसे कुछ यूँ समझिए कि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली होती है या काउंसिल होती है, यहाँ पर लॉ मेकिंग होती है, यानी कानून साजी जो है ये यहाँ पर होती है। तो इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसी तरह दूसरा एक काउंसिल था जिसका नाम था वाइसरायज काउंसिल। तो कायद आज़म 1909 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसके मेंबर बने, और इसी तरह वाइसराय काउंसिल जो था 1910 में ये वाइसराय काउंसिल के मेंबर बनी। अब हमने ये डिस्कस की कि यहाँ पर इंडिया के लिए लॉ मेकिंग होती थी, यानी इंडिया के लिए यहाँ पर कानून बनाया जाता था। तो कायद आज़म ने आगे जाकर इन दोनों को ज्वाइन भी किया था। फिर आगे जाके हमारे पास टॉपिक है ज्वाइनिंग द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा कि ये पार्टी बनी थी 1906 में ढाका में, और ये कुछ मुसलमान लीडर्स जो थे उन्होंने ये 10 दिसंबर 1906 में ये पार्टी ढाका में बनाई थी, जो मुस्लिम राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते थे, और वो कह रहे थे कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम, यानी हम मुसलमानों की नुमाइंदे हैं इंडिया में। तो ये पार्टी 1906 में बनी थी। अब कायद आज़म ने ये पार्टी ज्वाइन की है 1913 में। अब किसकी थ्रू ये कायद आज़म ने ये पार्टी ज्वाइन की है, तो ये हमारे पास थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनकी रिक्वेस्ट पर कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। अब कायद आज़म ने जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी पॉलिटिकल पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करें, और ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, सेल्फ गवर्नमेंट, तो आप इसे भी अपनी जो आइन है इसमें शामिल करें। आगे जाके हमारे पास आता है द लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ मुआहिदा। अब लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ जो है ये इंडिया में एक प्लेस है। ये मुआहिदा होता है 1916 में। चूँकि हमने यहाँ भी पढ़ा कि कायद आज़म कांग्रेस के भी रुकन थे और एट ए टाइम वो मुस्लिम लीग की भी रुकन है। तो कायद आज़म चाहते थे कि ये हिंदूज़ और मुस्लिम की दरमियान यूनिटी और इत्तेहाद कायम हो, तो इसलिए कायद आज़म ने लखनऊ के मुकाम पर 1906 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक जॉइंट सेशन रखवाई, यानी इनकी एक मुश्तरका मीटिंग कराई। हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम एज वेल इंडिया में ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी चीज़ पर मुत्तफिक हुए और इनका एक मुश्तरका इजलास हुआ। अब इसमें कुछ डिमांड जो थी वो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की मानी, और इसी तरह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड जो थे वो मानी। यहाँ पर जो सबसे पॉइंट था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जिसे उर्दू में हम जुदागाना तर्जी इंतखाब भी कहते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ये इसका डिमांड जो है वो मुस्लिम लीग ने शिमला डेपुटेशन में, जो कि आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, 1906 में वाइसराय से किया था, जो 1909 की आने वाले कानून में वाइसराय ने इसे शामिल किया था। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है, ये आपके लिए एक क्वेज है कि आप कमेंट में बताएं कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है। सबसे बेहतरीन बात जो आई वो ये थी कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को मान लिया था।
ایک فیمیل پالیٹیشین تھی انڈیا کی، نائیڈو جن کا نام تھا، انہوں نے قائد اعظم کو اس وجہ سے دا ایمبیسیڈر آف مسلم ہندو یونٹی کا خطاب بھی دیا تھا، یعنی مسلمان اور ہندو کی اتحاد کا سفیر۔ پھر ہمارے پاس آگے جا کر آتا ہے دا ریزائننگ فرام وائسرائے کونسل۔ دیکھیے اب قائد اعظم اس کونسل سے، اور یہ والی جو کونسل تھی خصوصاً، اس سے استعفا کیوں دیتی ہے؟ ایک ریزن تھی، اور وہ یہ تھی کہ 1919 میں ایک نیا ایکٹ یعنی قانون آیا تھا انڈیا میں، انگریزوں نے لایا تھا، جسے رولٹ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ ایکٹ ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ قانون کو کہتے ہیں۔ اب رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ اس میں برٹش نے یہ اختیار دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ود آؤٹ FIR یعنی فرسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹ یا وارنٹ کے یہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک ڈریکولین لا یا کالا قانون ہو گیا۔ تو اس کی ایز اے پروٹیسٹ بطور احتجاج قائد اعظم نے وائسرائے کونسل سے 1919 میں استعفا دیا تھا۔ اب آگے جا کے ہمارے پاس ہے 14 پوائنٹس۔ تو 14 پوائنٹس کی بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیے گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، ایک قانون بنانے کے لیے متفق ہو جائے۔ تو اس وقت میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ دونوں کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، تو پھر یہ کانگریس کے ایک ممبر تھے جن کا نام تھا لال جواہر نہرو، انہوں نے ایک رپورٹ بنایا جسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس نہرو رپورٹ، جب یہ نہرو رپورٹ شائع ہوا 1928 میں، تو یہ اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو بالکل ہی مسلمانوں کی اگینسٹ تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، یہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہے، یہ کانگریس نے مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ مانی تھی، رپورٹ میں جو ہے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی، اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کیا جسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے، جس میں بہت سی باتیں مسلمانوں کی اگینسٹ تھی۔ تو قائد اعظم نے 1929 میں اس کی جواب میں 14 نکات لکھے جسے 14 پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اب اس 14 پوائنٹس میں قائد اعظم نے مین جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو انڈیا میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، یعنی وفاقی طرز حکومت ہوگی۔ اب یہ وفاقی طرز حکومت کیا ہے اسے ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح پروونشل اٹانومی یعنی صوبائی خود مختاری کی بات بھی اس میں کی گئی تھی، اور اسی طرح 14 ایسی نکات تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر انڈیا کے لیے نیا قانون آتا ہے، ایکٹ یا کنسٹیٹیوشن آتا ہے، تو اس میں یہ 14 باتیں ضرور ہوں گی۔ اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو وہ قانون انڈیا میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، تو جب وہ 1934 کے آس پاس واپس آتے ہیں تو پھر علامہ اقبال اور اسی طرح جتنے لیڈرز تھے ان کی مطالبے پر قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ سنبھال لیتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ کی لائف ٹائم پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے بعد جتنی بھی کاوشیں ہے مسلم لیگ جو کر رہی ہے، اس کی صدارت اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ قائد اعظم کر رہے تھے، اور یہ ان کی وفات تک پھر مسلم لیگ کی پریزیڈنٹ رہے تھے۔ ٹو نیشن تھیوری، اب قائد اعظم ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اسے سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس دونوں پوائنٹ سے ہمیں ایک بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ارلی آن قائد اعظم جو تھے وہ یونائٹڈ انڈیا اور مسلم ہندو یونٹی کی پرچار کرنے والے تھے، لیکن پھر کانگریس کے رویے کو دیکھ کر اور اسی طرح نہرو رپورٹ وغیرہ کو دیکھ کر قائد اعظم یہ بات سمجھ گئے تھے
जो हिंदूज़ हैं अगर यहाँ से अंग्रेज़ चले जाए तो फिर वो डोमिनेंट हम पर रहेंगे। तो फिर कायद आज़म ने अपनी ये जो स्टांस थी वो चेंज की और मुसलमानों के लिए अलग वतन की बात करने लगी और दो कौमी नज़रिए पर बात करने लगी। अब दो कौमी नज़रिए के बारे में कायद आज़म की एक कोटेशन है कि वो कह रहे थे कि इंडिया में जो पहला हिंदू था जब वो मुसलमान हुआ तो उस टाइम से दो कौमी नज़रिया वजूद में आया, यानी उस टाइम ये दो कौमें अब बन गई। तो कायद आज़म की लेटर ऑन टू नेशन थ्योरी पर बिल्कुल क्लियर स्टांस थी और वो कह रहे थे कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू जो है वो एक अलग कौम है और ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकती। फिर आगे जाकर हमारे पास है द लाहौर रिजोल्यूशन। हमें पता है कि ये 23 मार्च 1940 को पेश हुई थी और ये एक बंगाली सियासतदान A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। अब इस रिजोल्यूशन में बात ये थी कि जो इंडियन मुस्लिम है इन्हें जुदागाना एक रियासत दिया जाए और ख़ुसूसन नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है यहाँ पर जो मुसलमान हैं उन्हें एक जुदा रियासत या एक रियासत दिया जाए। तो ये के फजलुल हक ने पेश की थी, लेकिन ये जो है ये पेश हुई थी किस चीज़ के प्लेटफॉर्म से, कौन सी पार्टी से? मुस्लिम लीग की पार्टी से। अब मुस्लिम लीग पार्टी जो है इसकी प्रेसिडेंसी यानी इसकी सदारत कौन कर रहे थे? कायद आज़म। और कायद आज़म ने अपनी सदारती खुतबे में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, यानी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। अच्छा जी, फिर एक टर्निंग पॉइंट था 1945 और 46 की इलेक्शंस। इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इस इलेक्शन में ये था कि ये मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन मुस्लिम लीग के लिए एक डू और डाई वाली बात थी, यानी करो और मरो। अब क्यों? अब इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग का जो स्लोगन था यानी उनका जो इंतखाबी नारा आप कह लें वो ये था कि हम मुसलमानों के लिए एक जुदा रियासत की बात कर रहे हैं। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस भी सियासी नारे की बुनियाद पर वो इंतखाबात में हिस्सा लेता है तो उसे इसकी इंतखाबी नारा या स्लोगन कहा जाता है। अब चूँकि मुस्लिम लीग तो इस चीज़ की बात कर रही थी, तो अब सिचुएशन ये थी कि अगर मुस्लिम लीग ये इलेक्शन जीतती है तो इससे साबित ये होता है कि इनका ये जो नारा है वो इंडियन मुस्लिम इस नारे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो। और अगर मुस्लिम लीग ये इलेक्शन हारते हैं तो फिर इंडियन मुस्लिम इसका मतलब ये है कि इंडियन मुस्लिम ये जो सेपरेट होमलैंड है इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब ये इलेक्शन हुआ तो इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग ने इसमें बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की और 100% जो फेडरल लेवल पर मुसलमानों के लिए सीट्स मुख्तस थी वो जीती और तकरीबन 90% जो सूबाई लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर मुसलमानों के लिए सीट्स थी वो जीती। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंडियन मुस्लिम जो बात मुस्लिम लीग कर रहे हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब से तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुस्लिम लीग जो बात कर रही है उसे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं और अब सेल्फ राइट्स की बात नहीं हो रही थी, यानी कि इंडिया में रहकर हकूक़ की बात नहीं हो रही थी, बल्कि अब सेपरेट होमलैंड यानी एक जुदा मुल्क की बात ज़ोर पकड़ गई थी। तो फिर आगे जाकर 3 जून प्लान के तहत इंडिया को तकसीम किया जाता है और पाकिस्तान वजूद में आता है 14 अगस्त 1947 को। और कायद आज़म पाकिस्तान की फर्स्ट गवर्नर जनरल
جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح قائد اعظم کی یہ جو سروسز تھی ان کے لیے ایک ملک کو آزاد کرنے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ دا کنٹریبیوشن آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس سے، اور اگر آپ کی کوئی کویسچنس ہے تو آپ بالکل کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی لیکچر کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال یا کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔